नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 4.3 के बारे में, जिसमें हमने पिछले वीडियो में दो वीडियो किए, जिसमें हमने पहले वीडियो में सीखा था पूर्ण वर्ग विधि को किस तरह से हल किया जाता है, बहुत ही आसान से तरीके से, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक से। अगर आप वो 3 स्टेप याद रखते हो तो पूर्ण वर्ग विधि की आप किसी भी तरह सवाल को आप आसानी से हल कर पाएंगे। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी, वो की थी द्विघाती सूत्र से किस तरह से किसी भी सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो ये दोनों ही विधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि दोनों ही विधियां आप पीछे वाले वीडियो देखकर आसानी से सीख पाएंगे। आज के वीडियो में हम आगे के सवाल करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे पहले सवाल से द्विघात समीकरण बनाना और फिर उसके बाद में हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। हालांकि हम द्विघात समीकरण को हल करना पहले ही सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम तीनों में से अब अपनी मर्जी से कोई सा भी तरीका लगाकर ऐसे सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखिएगा अगला सवाल कौन सा है। सवाल नंबर 4 हमें दिया गया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले तो देख लेते हैं व्युत्क्रम क्या होता है। मान लो जैसे कोई संख्या है, जैसे संख्या आपको दे दी 1/3, इसका व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या का उल्टा कर देना। या फिर आपको मान लो सिर्फ संख्या कोई दे रखी है 5, तो 5 का क्या करोगे, 5 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, तो क्या हो जाएगा 1/5। 1/5 यानी संख्या को उलट देना, वो क्या कहलाता है, उसका व्युत्क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, व्युत्क्रम। तो अब देखो हम इस सवाल को हल करते हैं और देखते हैं किस तरह से सवाल को हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु यानी अभी उसकी आयु कितनी है, हमने मान लिया x वर्ष। कितनी है हमें पता नहीं है, तो हमने अभी की तो मान ली x वर्ष। इसके बाद में दो बात कही गई है, 3 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। हम जब भी किसी की आयु की पूर्व की आयु निकालते हैं तो हमेशा वर्तमान आयु में से उसको घटाते हैं, और पश्चात या बाद की आयु निकालते हैं, पश्चात कह दो या बाद की आयु निकालते हैं तो हम उसकी आयु में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व आयु, तो 3 वर्ष पूर्व आयु, तो 3 वर्ष पहले कितनी थी, अभी x है तो x - 3, और उसके बाद में कहा हुआ है 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष पश्चात। पांच वर्ष पश्चात आयु कितनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष हमने पश्चात या बाद में क्या करते हैं, आयु में जोड़ते हैं, तो ये हमने जोड़। अब हम बात करते हैं प्रश्नानुसार, यानी जैसे प्रश्न में कहा गया है हम वैसे चलेंगे। अब क्या कहा गया है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग। योग यानी दोनों को जोड़ दें, तो पहले आयु का व्युत्क्रम निकालते हैं, इसका व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x - 3। ये हमने इसका व्युत्क्रम निकाल लिया। ठीक है, आप इसका व्युत्क्रम निकालोगे, यानी इसका व्युत्क्रम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/x - 3। उल्टा कर दिया, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो। इसी तरह हम बाद में योग करने के लिए जोड़ेंगे, और दूसरी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x प्लस, और इसके बराबर में क्या है, 1/3। ये क्या लिखा हुआ है, 1/3। यानी उसकी आयु में से 3 वर्ष पहले की आयु और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम दोनों को निकाल के उसको जोड़ दे तो हमारा आंसर आएगा 1/3। अब हमें क्या करना है, इन सवालों को, ये जो सवाल है इसको हल करना है। पहले द्विघात समीकरण बनानी है और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं लघुत्तम यहां से। तो लघुत्तम क्या आएगा, x - 3, और यहाँ आएगा x प्लस 5। तो ये इसके गुणा में जाएगा, ये इसके गुणा में, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 5। x प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो ये रहेगा, प्लस x - 3। x - 3 को 1 से गुणा करना है तो यही रहेगा। आगे बात करते हैं, इसको हल करते हैं, तो ये बन जाएगा
x प्लस 5 प्लस x माइनस 3। देखो वो सीधा सीधा बीच में प्लस है तो हमने ऐसे लिख दिया, और बराबर में हमारा 1/3 है ही। अब देखो इसको गुणा करेंगे, तो आपको गुणा करना मैंने अच्छी तरह बता रखा है। पहले x को x से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x²। फिर इस x को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 5x। फिर हम x इस 3 को गुणा करेंगे x से तो आ जाएगा माइनस का 3x। और फिर हम गुणा करेंगे इस 3 को 5 से, माइनस का 3 प्लस का 5 तो माइनस का 15 आएगा। कितना आएगा? माइनस का। चिन्ह को अच्छी तरह ध्यान रखना है, चिन्ह आप अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। अगर आपने चिन्ह को अच्छी तरह ध्यान नहीं रखा तो फिर सवाल गलत हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं आगे। ये x और x क्या हो जाएगा? 2x। यहाँ 5 प्लस का है, 3 माइनस का है, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस का 2 बटे x² का x²। ये x का पद है और ये x का पद है, आपस में जोड़िया कर सकते हैं। तो 5x में से 3x जाएगा तो प्लस का 2x माइनस 15 बराबर 1/3। कर देते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा करें तो ये इससे गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 के गुणा में आ जाएगा 2x प्लस 2। और इधर 1 के गुणा में, तो 1 के गुणा में कराना कोई जरूरी नहीं है, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, चाहे एक बार गुणा लिख के फिर लिख सकते हैं। तो इसको 3 से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 को इससे गुणा किया तो 6x प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 बराबर ये आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15। 1 से गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या। अब इसका पक्षांतरण करके एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो हमारा लिखा हुआ है x² प्लस का रखा हुआ है 2x माइनस का 15। अब देखो 6x को इधर लाएंगे तो माइनस का 6x, क्योंकि इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 6x। ये 6 भी इधर आएगा तो माइनस का, बराबर क्या बचा? 0। बराबर हमारे पास क्या बचा? 0। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर? देखो x² प्लस 2x, तो ऐसे x से कैसे लिख सकते हैं? x² प्लस 2x। अब देखो x² हल करें यहाँ पे, तो ये देखो 2x प्लस का है और ये 6x माइनस का है। तो 2x प्लस का 6x माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का तो घटेगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 6 माइनस का बड़ा है तो क्या बचेगा? 4x माइनस का। अब आगे संख्या में देखते हैं, तो हमारे पास है माइनस का 15 है और यहाँ माइनस का 6 है, दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, और माइनस का क्या हो जाएगा? 21। ये हमारी बन गई द्विघात समीकरण। क्या बन गई? द्विघात समीकरण। अब आपको इसको आसानी से आगे हल करना आ रहा है, तो यानी तीनों में से कोई सी विधि लगा सकते हैं। अगर हम लगाएं इसके अंदर द्विघाती सूत्र, तो यहां पर x के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर माइनस का 21। c बराबर -21। चाहे तो आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है? सूत्र लिखना है, उसके अंदर मान रख देना है। तो सूत्र हमारे पास है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। मान रख देते हैं, माइनस b का मान कितना है? माइनस का 4। देखो ये माइनस सूत्र का है, ये संख्या के साथ में प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 गुणा a का मान 1 है और c का मान है माइनस का 21 बटे 2a। ये आ जाएगा प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस का हो चाहे प्लस का हो, प्लस रहेगा। इसको 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? और 21 चौके कितना हो जाएगा? 84, और प्लस का हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 84 बटे 2। कितना हो जाएगा? 84 बटे 2। इसको हल किया तो ये 4 प्लस माइनस ये 84 का कितना हो जाएगा? 84, और ये हो जाएगा 100। 84 में 16 जोड़ेंगे तो 100। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर 4 प्लस माइनस 100 का अंडर रूट कितना होता है? यानी 100 का वर्गमूल होता है, हमें पता है 10 और बटे 2। अब अपन हल कर लेते हैं, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। तो हल किया 4 प्लस 10 बटे 2, तो 4 प्लस 2 10 बटे 2 करेंगे तो 14 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा? 7। और दूसरा हम लेंगे 4 माइनस 10 बटे 2, यानी माइनस का 6 बटे 2। 10 में से
4 में से 10 जाएंगे नहीं, 10 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 6 और ये आ जाएगा माइनस का 3। तो हमारे पास एक तो x बराबर आ रहा है 7 और एक x बराबर -3। लेकिन हमें सवाल पूछा था आयु बतानी है, तो आयु कभी माइनस में हो सकती है क्या? वर्तमान आयु माइनस में कभी भी एज नहीं हो सकती। तो हम x बराबर -3 लिख के अमान्य लिख देंगे या असंभव लिख देंगे। अमान्य लिख दो चाहे असंभव लिख दो, और हम लेंगे x बराबर 7। x बराबर 7 आ गया तो यही हमारा आंसर है। अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष। कितनी होगी? 7 वर्ष। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष। बस आपको सवाल को क्या करना है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक ही बात है कि आप सवाल को पढ़कर द्विघात समीकरण बना लीजिएगा। अगर आप उसकी द्विघात समीकरण अच्छे से बना लेते हैं तो फिर सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे द्विघात समीकरण के बाद में तो हमने 3 विधियां सीख रखी है। आप जो मर्जी है तरीका लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 5वां सवाल। सवाल को अच्छी तरह पढ़िएगा, सवाल को अच्छी तरह समझिएगा, तभी अपन इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो देखो सवाल क्या दिया है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30। यानी शेफाली ने गणित और उस दोनों में मिलाकर कितने अंक प्राप्त किए हैं? यानी उसने मैथ और इंग्लिश दोनों में मिलाकर 30 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, यानी उसी टेस्ट में अगर उसको गणित में 2 अंक अधिक मिल जाते और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिल जाते, अब दोनों में कितने कितने मिले हो हमें पता नहीं है। जितने मिले हैं उसमें से गणित में 2 अधिक होते और अंग्रेजी में 3 कम होते, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तब उनके आपस में अंकों को, जब 2 अंक अधिक और 3 अंक कम होते हैं तब उनको आपस में गुणा कर देते हैं, तब हमारे पास आता है 210। तो बताओ दोनों विषयों में कितने कितने नंबर मिले। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो माना शेफाली को गणित में मिले अंक, मान लिया उसके गणित में कितने अंक मिले हैं उसको? x। तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? अंग्रेजी में उसको दोनों को मिला के 30 है तो ये हो जाएगा 30 - x। कैसे? एक उदाहरण लेते हैं। मान लो आपने 2 पेपर दिए थे गणित का, ये हमने दिया था मैथ का और ये हमने दिया था इंग्लिश का। अगर आपके मैथ में 10 नंबर आते तो बता दो इसमें कितने आते? तो आप कह देंगे दोनों को मिला के 30 हो रहा है, तो हम कह देते हैं यहाँ पर 20। ये 20 आपने कैसे निकाला? ये हमने ऐसे निकाला, 30 में से जो आए हैं वो घटा दिए। अगर मैं कहता आपके गणित में 18 नंबर आते तो इसमें कितने आते? तो आप कह देते 12 नंबर। कितने नंबर आते? 12। तो ये आप कैसे निकाला? आपने 30 में से 18 घटा दिया तो आपका आंसर कितना आ गया? 12। अगर मैं कह दूं इसमें x तो इसमें कितना आएगा? तो आप कह देंगे टोटल 30 है तो 30 में से x घटा लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो जब भी हमें योग पता होता है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमने यहां निकाला है 30 - x, तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले तो कुल अंक x थे पहले, अब 2 अंक और बढ़ गए, जितने भी थे उसमें 2 बढ़ा दिया। और अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे? इसी तरह हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में कितने अंक हो रहे हैं? अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो अंक कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 30 - x। पहले ही थे 30 - x, इसमें से भी 3 कम कर दो यानी -3 कर दो, तो 30 में से 3 तो घटा सकते हैं, तो यानी कितना आ जाएगा? 27 - x। ये हमारे इसके बाद में मिले हुए नंबर हैं। और अब प्रश्न अनुसार क्या हुआ है? ये कहा हुआ है कि इनके अंकों का गुणनफल, यानी 2 नंबर अधिक मिले हुए थे ये और 3 अंक कम मिले होते इनका गुणनफल। तो हम गुणनफल कैसे करेंगे? x + 2 गुणा 27 - x
इनकी गुणा करें तो हमारे पास टोटल कितना आएगा 210। ये देखो क्या हुआ है 210। थोड़ा सा हल कर लेते हैं, इसको यहां पे गुणा कर लेते हैं और इसको यहां से गुणा कर लेते हैं। तो देखो x को 27 से गुणा करेंगे तो 27x, और x को x से गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। अब इस दो को गुणा करेंगे 27 से, इस दो को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 27 दूनी 54, और फिर इस दो को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2x बराबर कितना आ जाएगा 210। बराबर कितना आ जाएगा 210। इसको अपन हल कर लेते हैं एक बार, इसको दोबारा से लिख देते हैं। 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x बराबर 10, प्लस 54 माइनस 2x बराबर 210। हमने क्या किया है, प्लस 54 माइनस 2x बराबर 210, प्लस 54 माइनस 2, ये पीछे वाला स्टेप लिख लिया। अब इसको हल करते हैं। तो देखो मैं एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिख लेता हूं, यहां पर मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाला पद कौन सा है, ये रहा एक एक्स का और ये रहा, ये आपस में जुड़ और घट सकते हैं। 27 प्लस का है 2 माइनस का है, तो इसमें घट जाएगा तो माइनस का सॉरी प्लस का 25x, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, संख्या आपस में क्या होती है प्लस माइनस घटती है हमेशा, और घटेगी तो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह है वो आएगा। तो 27 प्लस का है तो प्लस रहेगा, और हमारे पास थी प्लस का 54 माइनस 210 बराबर 0। हम 210 को इधर ले आए। अब हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस। अब हम ये संख्या भी आपस में जुड़ और घटा देंगे, तो ये हमारे पास 54 है प्लस का, 210 है माइनस का, तो 210 में से 54 घटा देंगे, तो 210 में से 54 घटा देते हैं तो हमारे पास जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 156। कितना आ जाएगा 156, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 156, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी यहाँ पर। अब अपन क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी माइनस में पूरी संख्या में माइनस की गुणा करा देते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं या एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। हमने क्या किया है, पूरी समीकरण में माइनस की गुणा करा दी, जीरो के साथ भी माइनस की गुणा कराई तो जीरो प्लस का हो माइनस का हो जीरो ही रहता है। यानी पूरी समीकरण में बराबर के साथ सहित आप चिन्ह चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है समीकरण में। तो हमने क्या किया, अब इसको हल करना है। हल करने का वही तरीका है, आप चाहे जो तरीका लगा सकते हैं, आप चाहे तो द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं, चाहे तो आप पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं, चाहे गुणनखंड विधि से। तो हमें क्या करना है, यहां पर दूसरा तरीका लगा लेते हैं ताकि वो भी हमें रिवाइज हो जाए। पूर्ण वर्ग सॉरी गुणनखंड विधि लगाते हैं। तो गुणनखंड विधि में आपको क्या करना है, ऐसी संख्या सोचनी है जिसको गुणा कराने पर 156 आए और जोड़ने पर 25 आ जाए। आप चाहें तो दूसरा सूत्र से भी कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से, तो भी हो जाएगा। तो हमने यहां पर संख्या सोच ली है, वो है 12 और 13। 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। 12 को 13 से गुणा कराते हैं तो 156 आता है, और 12 और 13 को जोड़ते हैं और दोनों माइनस के लेंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है पहले, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहां से हमने कॉमन लिया है x, तो बचेगा x माइनस 12। यहां से हमने कॉमन ले लिया माइनस का 13, क्योंकि यहां बीच में क्या बन जाना चाहिए माइनस, क्योंकि पहले हमारे माइनस बन चुका है तो यही यहां बनना चाहिए। 13 में x कॉमन लिया तो x बचा माइनस, यहां माइनस कॉमन ले लिया तो ये चिन्ह बदल जाएगा। 156 में से 13 कॉमन लेना, मतलब 156 में 13 का भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 12 बराबर 0। अब इन दोनों में से हमारे कॉमन आ रहा है x माइनस 12, तो क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। फिर हम लिख देंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0 हो तो x बराबर 12, और यदि x बराबर 12 है तो x हमने पहला माना था, तो गणित के अंकों की संख्या, तो गणित में अंक, गणित के अंक कितने हैं, गणित के अंक हमने x माने थे जो 12 हैं, और अंग्रेजी के अंक, और अंग्रेजी में अंक ये कितने हो जाएंगे 30 माइनस 12, क्योंकि 30 माइनस एक्स था तो ये कितने हो जाएंगे 18। और यदि हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, कौन सा, यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। हमारा दूसरा
ऑप्शन ये भी है। तो गणित में कितने आएंगे, गणित में x माना था और x के 13 है, और अंग्रेजी में कितने आएंगे, अंग्रेजी में अंक, यानी 30 में से 13 घटा दो तो कितना जाएगा 17। यानी या तो उसके अंक क्या हैं, देखो दो आंसर है हमारे पास, या तो उसके गणित में कितने हैं, गणित में अगर 12 हैं तो उसके अंग्रेजी में 18 होंगे, ये भी ऑप्शन सही है। या फिर ऐसा हो सकता है अगर उसके गणित में 13 हैं तो अंग्रेजी में 17 होंगे, ये भी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इस सवाल को हमने किया है कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। चाहे आप द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं। देखो पूर्ण वर्ग विधि, आप जब कहा हुआ है सवाल के अंदर कि इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए तभी आपको करना है, अदरवाइज पूर्ण वर्ग विधि नहीं लगानी आपको, क्योंकि उसमें आपका सवाल में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको नहीं करना है। आप दोनों विधि से कर सकते हैं, या तो आप गुणनखंड विधि से करें या फिर दूसरा जो सवाल है सूत्र उससे करें, द्विघाती सूत्र से। तो इसको भी आप समझ सकते हैं। देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट बात होती है समीकरण बनाना, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट अगले छठे सवाल की तरफ। देखो छठे सवाल में क्या कहा हुआ है, सवाल को अच्छी तरह समझिएगा। आपको मैंने कहा है कि सवाल की भाषा को आप समझ गए और आप उस भाषा से समीकरण बनाना सीख जाएंगे। देखो सवाल में कहा हुआ है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 7 सेंटीमीटर अधिक है। मान लो ये एक आयताकार खेत है, ठीक है। आयताकार खेत में ये कहा हुआ है कि इसकी छोटी भुजा, हमने ये मान ली कि ये वाली भुजा छोटी भुजा है, जिसको हमने मान लिया x। अगर छोटी भुजा x है, वो क्या है, विकर्ण, सॉरी इसका विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। हमने यहां से एक विकर्ण खींच लिया ये, और ये कह दिया जो छोटी भुजा थी उससे 60 अधिक है, तो हम इसमें क्या करेंगे 60 जोड़ देंगे। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ये तो हमारी छोटी भुजा है, बड़ी भुजा कौन सी बची ये, तो ये क्या है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो आपको इसकी खेत की भुजाएं बतानी है, तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। देखो हमने लिखा, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा जो हमने मान ली x मीटर, ठीक है। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा इससे 60 मीटर और अधिक लंबा है, तो x प्लस 60। और बड़ी भुजा, बड़ी भुजा की बात की है, यहाँ विकर्ण नहीं है, तो ये है x प्लस 30 मीटर। तीनों हमारे पास आ गए, तो हमने यहां पर इसको नाम दे दिया a b c d, हमारा एक विकर्ण है, ठीक है। तो हम यहां पर ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, वो भी कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करेंगे तो देखो क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमने कर्ण कौन सी भुजा है, x प्लस 60, तो हमने लिखा x प्लस 60, और इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है x प्लस 30, x प्लस 30 का क्या करना है स्क्वायर, और फिर है लंब, लंब क्या है x, और इसका भी क्या करना है स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सूत्र खोलना है, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, देखो अपन याद कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले इसके अंदर लगाते हैं, तो a का मान कितना है x और b का मान कितना है 60, तो हमने यहां लिया a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान x गुणा b का मान 60 प्लस b का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर। तो हमने अभी इसके अंदर लगाया सूत्र, अभी हम इसके अंदर भी सूत्र लगाएंगे, तो इसके अंदर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए का मान x, b का मान, यहां पर b का मान इस सूत्र के लिए कितना है 30, इस सूत्र के लिए कितना है
30। और हम अब लगाते हैं यहां पर b का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर। इसमें सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, एक ही संख्या है तो इसका स्क्वायर इस तरह से रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 60 से गुणा कर सकते हैं 120 एक्स प्लस 60 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है आप कहेंगे 36, तो 60 का क्या करो, इसके आगे 2 जीरो लगा दो, यहाँ 1 जीरो है 2 जीरो लगा दो। फिर से एक्स स्क्वायर प्लस इसको इससे गुणा कर लो प्लस का 30 दूनी 60 एक्स। 30 का स्क्वायर, 30 का नहीं याद है तो 3 का याद है कितना 9, यहाँ 1 जीरो है तो इसके आगे 2 जीरो लगा दो प्लस का एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये मान आ चुका है। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं तो सभी संख्याओं को एक तरफ ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 3600 माइनस, अब ये सारी संख्या बराबर से इधर आएगी ना तो इनका चिन्ह बदलता जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 60 एक्स माइनस का 900 और माइनस का एक्स स्क्वायर। तो हमने यहां से देखा ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का और ये प्लस का। एक एक्स स्क्वायर हमारे पास माइनस का बचा हुआ है, वो हम देखते हैं। यहां पर हमने लिख लिया वो माइनस का एक्स स्क्वायर बचा हुआ था, ये लिख लिया। अब एक्स एक्स वाले देखो, माइनस का 60 एक्स प्लस का 120 है, प्लस का 120 माइनस का 60, तो कितना हो जाएगा 120 में से 60 घटा दो तो प्लस का क्या बचेगा, प्लस का बचेगा हमारे पास 60 एक्स। अब बात करते हैं संख्याओं की। तो संख्याओं में देखो यहां पर कितना है 3600 है, यहां पर कितना है माइनस का 900, तो 3600 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा 2700। कितना बचेगा, ये बचेगा प्लस का बराबर क्या आ जाएगा 0। फिर से हमारे पास क्या आ गया, ये एक समीकरण इस तरह से आ गई है, यहां पर माइनस है तो पूरी समीकरण में माइनस की गुणा करा देंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस बराबर 0। दोबारा से एक बार चेक कर लें हमने सही लिखा है। ये हमारे पास था 3600 और ये था 900, तो 3600 में से 900 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है 3600 माइनस 900 कर लो, ये आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 2, 2700। ठीक है, हमने सही लिखा है। और 900 माइनस का था 3600 प्लस का था, तो वो संख्या किसकी रहेगी प्लस की। तो इस तरह से हमने यहां पर लिख लिया है। अब इसको हल करेंगे, जो आप मर्जी है वो तरीका लगा सकते हैं यहां भी। तो हम यहां इसके देखो गुणा करने पर आना चाहिए 2700 और यहां माइनस का 2700, तो इसका मतलब घटाने पर। जब ये संख्या माइनस की आती है तो हम घटाते हैं और घटाने पर कितना आना चाहिए 60। तो हम देखो दो संख्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 90 और एक लेते हैं 30। 90 को 30 से गुणा करेंगे तो 2700 और 90 में से 30 घटाएंगे तो 60। अब हमें देखना है प्लस की कौन सी लेनी है संख्या और माइनस की कौन सी लेनी है। तो 60 किसका आ रहा है माइनस का, तो बड़ी संख्या क्या ये चिन्ह लगा दो, ये छोटी कर दी। तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 27 को बराबर क्या आ जाएगा 0। हम यहाँ गुणनखंड विधि लगा रहे हैं जिससे हल कर रहे हैं। अब हमारा वही तरीका है, देखो गुणनखंड विधि, अगर आपको ये गुणनखंड समझ में आ गए किस तरह से आपके टुकड़े करने, इसके फैक्टर समझ में आ गए, तो आप सबसे आसान सा तरीका है ये और सबसे छोटा भी। यहां से कॉमन आ जाएगा x, तो बचेगा x माइनस 90। यहां से कॉमन क्या आएगा, हमने कॉमन ले लिया 30, तो क्या बचेगा x माइनस 30। 2700 में 30 का भाग दे दो कितना आ जाएगा, यहां पर क्या किया हमने 2700 में 30 कॉमन लिया, मतलब 2700 में 30 का भाग दिया है, बराबर क्या है 0। यहां पर हमने दोनों ब्रैकेट में से कॉमन ले लिया x माइनस 90, तो क्या बचेगा x प्लस 30 बराबर 0। फिर लेते हैं यदि x माइनस 90 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा 90। अगर x बराबर 90 है तो छोटी भुजा जो हमने x मानी थी वो होगी 90, और उसके बाद विकर्ण, विकर्ण हमने क्या माना था, विकर्ण हमारा था x प्लस 60, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 60 बराबर 150 मीटर, ये भी मीटर के अंदर। और बड़ी भुजा जो हमारी थी x प्लस 30, यानी 90 प्लस 30, क्योंकि x का मान हमने 90 निकाल लिया, 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 मीटर। तो तीनों भुजाएं हमारे पास आ चुकी हैं। लेकिन दूसरा मान भी आपको हल करना है, और यदि
x प्लस कितना है, x प्लस 30 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा, -30। और कभी भी आपको मैंने पहले भी कहा था, कभी भी x का मान किस में नहीं आता है, x का मान कभी भी भुजा के अंदर माइनस में नहीं आता है, तो लिखेंगे असंभव। क्या आ जाएगा, असंभव। कभी भी x का मान माइनस के अंदर नहीं आता है, ध्यान रखना। अगर माइनस के अंदर आएगा इसका मतलब आपने क्या किया है, भुजा कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकती, तो हम ये इसको असंभव लिखकर छोड़ देंगे और इससे हम दोनों मान, तीनों भुजाएं निकाल लेंगे। तो ये था हमारा नेक्स्ट सवाल, जिसके अंदर आपको क्या करना है, पहले सवाल को पढ़कर देखो, एक आयताकार खेत है तो हमने आयताकार खेत लगा दिया। इसमें कहा है खेत का विकर्ण छोटी भुजा, यानी ये छोटी भुजा है, इससे 60 अधिक है, तो हमने सबसे पहले छोटी भुजा को मान लिया x, और विकर्ण इससे 60 अधिक है तो विकर्ण में इसमें 60 जोड़ दिया। और फिर कहा है बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो हमने बड़ी भुजा निकालने के लिए छोटी भुजा में 30 जोड़ दिया। अब हमने क्या किया, ये त्रिभुज ले लिया और इसके अंदर हमने लगा दी पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे हमने क्या किया, इसको यहां पर हल करके, इतना हल इसलिए किया है ताकि हमारी एक द्विघात समीकरण बन जाए, और फिर द्विघात समीकरण को हमने किया है गुणनखंड विधि से हल। चाहे तो आप द्विघाती सूत्र लगाकर भी कर सकते हो, ठीक है, द्विघाती सूत्र आपको याद है, उससे भी कर सकते हैं। देखो x के इससे मान आते हैं 2, तो आपको दोनों बार ऑप्शन में आंसर निकालने हैं अलग अलग। अगर संभव ही नहीं है तब एक छोड़ देंगे, उसके आगे लिखना है संभव नहीं है, अदरवाइज आप इसको सॉल्व करके इसके तीनों मान निकालेंगे। तो ये था इसका अगला सवाल। तो ये थे इसके आगे की और कुछ सवाल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी बचे हुए सवाल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।